हेलो एवरीवन, आप लोगों का जैसे कि जान रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइपिंग करके आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा हूं। क्योंकि अगर टाइपिंग करके वीडियो देने लगेंगे तो उसमें क्या होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एक वीडियो 2-3 दिन बनाने में लग जाता है। अगर इस तरह रहेगा तो नोट्स के माध्यम से ही क्या करेंगे कि आप लोगों को वीडियो दे देंगे। ऐसा नहीं है, आप लोगों को समझ में आएगा, देखने में भी ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, जितना बता रहे हैं अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं स्वयं तो जितना बता रहे हैं उतना कीजिए। 100% क्वेश्चन आप करके आएंगे, क्योंकि अगर इसमें से कहीं से पूछा जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपका छूट जाएगा। तो आप लोग पीटी की अच्छे से तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप लोगों का पूरा सिलेबस जो जीएस वाला पोर्शन है और हिंदी वाला पोर्शन है उसको कवर करने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। इसमें हम इस वीडियो में देखेंगे आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो मैं बता रहा हूँ, इसमें स्वदेशी आंदोलन आपका एक टॉपिक है। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के बारे में जानेंगे तथा महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। और उसके साथ साथ आप देखेंगे उसका अगला पॉइंट है क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद का उदय। क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद का उदय, इसके बारे में जानेंगे। और महात्मा जी गांधी के बारे में तो जानेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ कैसे होता है। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ कैसे होता है। पहले के जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय बहुत लुंज पुंज व्यवस्था थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। और उसके पहले देखें तो जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्हीं के हाथों में शासन व्यवस्था थी, मतलब कि कोई राजनीतिक संस्था हुई तो उच्च वर्ग लोगों के हाथों में था। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में उपनिवेशी हितों में विरोधाभास था। भारत एवं उपनिवेशी हित, जो अंग्रेज थे वो भारत के हितों का ध्यान नहीं रखते थे। वो भारत को, उनकी नीति क्या थी कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जाए, शोषण करने के कारण उनको जितना लूट पाया जाए उतना लूटा जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जाए। यही भारत में उनकी नीति थी, ब्रिटिश की नीति थी। इसी के कारण आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय होता है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। तो पहला कारण इनमें से ये था। फिर पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव। यदि अगर आप किसी व्यक्ति को शिक्षित बना देंगे तो क्या होगा, वो बोलने के काबिल हो जाएगा। अगर आप उसको शिक्षित ही नहीं बनाएंगे तो आपके खिलाफ कहाँ बोल पाएगा वो। आपके, अगर आप शिक्षित हैं, उच्च वर्ग के हैं तो वो आपके नीचे आएगा। तो अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे बैठने की हिम्मत नहीं करेगा, आपके समक्ष बैठने की हिम्मत नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो ज़मीन पर आके बैठेगा, भैया बाबू करेगा। लेकिन अगर आप उसे शिक्षा दे देंगे तो क्या होगा कि वो आपके सम्मुख आ खड़ा होगा। वही हुआ। तो पाश्चात्य चिंतन जो ब्रिटेन का प्रभाव था वो भारत पर पड़ा, तथा शिक्षा जो वहाँ की शिक्षा थी उन शिक्षा को इन्होंने ग्रहण किया। और उसके साथ साथ ये लोग जाकर ब्रिटेन में भी शिक्षा वहाँ की ग्रहण किए। इससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिससे ये लोग उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत में प्रशासनिक, राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण। तो इन चीज़ों का, प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण के कारण भी राष्ट्रवाद का उदय होता है। प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। तो आप देखेंगे किसी भी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए प्रेस, समाचार पत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो उस समय प्रेस एवं समाचार पत्र थे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। लेकिन इस समय में क्या है, इस समय में सोशल मीडिया है। सरकार क्या करती है, सरकार न्यूज़ चैनल पे बैन नहीं लगाएगी, सरकार कहीं और बैन नहीं लगाती है, समाचार पत्रों पे बैन नहीं लगाएगी, क्योंकि वो तो उनके कंट्रोल में ऑलरेडी है ना। तो केवल उन्हीं पर बैन लगाएगी जैसे सोशल मीडिया होगा। अगर कोई चीज़ जो समाचार पत्र के माध्यम से काफ़ी टाइम है, वो सोशल मीडिया पर 1 मिनट में पूरा देश विदेश न्यूज़ घूम जाती है, तो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकार क्या करेगी, सोशल मीडिया पर इस समय बैन लगाती है। उस समय में क्या था, प्रेस एवं समाचार पत्र की भूमिका थी, जिससे वो जाती थी, नए नए उसमें लेख लिखे होते थे, लोग पढ़ के राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर जागृत होती है। तो इसी कारण राष्ट्रवाद का उदय होता है। इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। फिर है भारत के अतीत का पुनः अध्ययन करना। तो भारत का अतीत कैसा था, भारत का जो पुराना समय था बहुत ही समृद्ध शक्तिशाली भारत था। तो उसका मतलब कि सब कुछ संपन्न था, खनिज संपदा, अन्य चीज़ें जो थी उससे संपन्न था। उनको पुनः अध्ययन करके और भारतीयों के मन में एक राष्ट्रवाद की भावना का उदय करना ही कार्य था।
सुधार आंदोलन का विकासात्मक स्वरूप। तो जो सुधार आंदोलन हुए, आप इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो सुधार आंदोलन हुआ उसके कारण भारतीयों में विकास हुआ और उन्होंने दूसरे स्वरूप की उनकी पहचान की गई, वो नए स्वरूप में आ गए। क्योंकि पहले क्या था, जादू टोना टोटका अंधविश्वासों में वो लोग थे। बाद में धीरे धीरे उनमें सुधार होता है, क्योंकि सुधार आंदोलन हुए, जो उनके अंदर कुरीतियाँ थीं उनको उन्होंने त्याग दिया, लोग मिलकर काम करने लगे। लेकिन उस तरह नहीं हुए, कुछ ना कुछ हद तक सुधार आंदोलन से कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आया। उसके बाद है मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय हुआ। जो मध्यवर्गीय थे उन्होंने क्या किया, वो इंग्लिश सीख लिए। जब इंग्लिश सीख लिए, उनको शिक्षा मिल गई, तो भी बोलने के काबिल हो गए और उससे वो उनके खिलाफ खड़े हो पाए। क्योंकि वो लोग अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण किए, उसके साथ साथ विदेश में गए, विदेश में ब्रिटेन में गए। जब वहाँ की उन लोगों की स्वतंत्रता देखी, हाँ जहाँ स्वतंत्रता है इस तरह के कार्य होते हैं, लोग स्वतंत्र हैं, जो मन करे वो करें, जैसा मन कहे वैसा करें, तो उनके अंदर एक भावना पनपी और उसी के कारण राष्ट्रवादी का उदय होता है। जो राष्ट्रवाद युग का, उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है कि हम भी स्वतंत्र होंगे और अपना जैसे मन चाहे वैसा कार्य करेंगे। फिर उसके है तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव। तो उस समय जो घटनाएं हो रही थी विश्व में, चाहे आपका देखेंगे युद्ध कोई हुआ, रूस वाला युद्ध हुआ, या एक बोअर का युद्ध हुआ, कई ऐसे युद्ध थे। तो बोअर के युद्ध में जो हुआ था, बोअर के युद्ध हुआ था अफ्रीका वाले क्षेत्र में, वहाँ पर ब्रिटिश की भारी पराजय का उनको सामना करना पड़ता है। तो जिसके कारण ये सब जो विश्वव्यापी घटनाएं थी उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो इनकी जो इनका भ्रम था कि ब्रिटिश ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उसका वो भ्रम टूटा और इनके खिलाफ लोग उठ खड़े हुए। अंग्रेज़ शासकों की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं जातीय संघार, मतलब जो इनकी प्रतिक्रियावादी नीति थी, ये लोग की सुनते नहीं थे और जो संघार करते थे, जातीय अहंकार। इनका जातीय अहंकार इसलिए था कि ये लोग गोरे थे और सोचते थे जो लोग गोरे हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं और जो लोग काले हैं वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। तो इन्हीं भावनाओं के कारण भी उग्र राष्ट्रवाद के उदय में महती भूमिका अदा करता है अपना। आगे है कांग्रेस के गठन के पूर्व कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी। तो कांग्रेस का जब गठन नहीं हुआ था तो उसके पूर्व कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी, उनका क्या कार्य थे, उन्होंने क्या कार्य किए, कैसे क्या किए, उसके बारे में जानते हैं। तो इनका नेतृत्व जो है, इनका नेतृत्व मुख्य रूप से समृद्ध एवं प्रभावशाली वर्ग के द्वारा किया गया। तो जो समृद्ध लोग थे, मतलब रुपए पैसे समृद्ध थे, जैसे ज़मींदार वर्ग हो गया, अन्य लोग हो गए, तो वो समृद्ध होने के कारण प्रभावशाली भी थे। तो इसलिए वो विभिन्न प्रार्थना पत्र तथा याचिका के माध्यम से इन्होंने अपनी मांग को अंग्रेज़ों के सामने रखा। तो अनुनय विनय की नीति अपनाई। जो काम कांग्रेस शुरू में की वही इन्हीं को फॉलो किए, वही कारण है कि फॉलो किए, नहीं तो इस तरह ना होता। तो प्रशासनिक सुधार उन्होंने जो याचिका में मांगे कि प्रशासनिक सुधार किया जाए, शिक्षा का प्रसार किया जाए, भारतीयों के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, यही इन्होंने मांग रखी थी कांग्रेस के गठन के पूर्व जो भी राजनीतिक आपकी संस्थाएं थी। आप देखेंगे 1861 का जो चार्टर अधिनियम पारित किया गया था, उसमें क्या किया गया था, उसमें भारतीयों को जगह दी गई थी, यही सब कारण था। फिर आगे है बंगाल में कुछ प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थी, उनके बारे में जान लेते हैं। बंगाल में राजनीतिक आंदोलनों के सबसे पहले प्रवर्तक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ये क्या थे, ये पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे। पाश्चात्य विचार मतलब जो पश्चिमी विचारधारा थी उससे प्रभावित थे राजा राम मोहन राय। 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया गया। इन्हीं के सहयोगियों के माध्यम से इनमें बहुत बड़ी महती भूमिका थी अदा करने में। तो 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया गया। तो जो सभाएं होती थी ये केवल उग्र राष्ट्रवाद, मतलब राष्ट्रवादी कि हम लोग ऐसा करेंगे, वही सब चीज़ें इसमें होती थी। और कोई संगठन इसीलिए गठन किया जाता था उस समय में। जुलाई 1838 में, तो 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया गया, याद रखिएगा। 1838 में, जुलाई 1838 में जमींदार एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किया गया। इसका उद्देश्य मात्र एक था, जमींदारों के हितों की रक्षा करना, ठीक। और यह पहली राजनीतिक सभा थी, जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी, यह पहली राजनीतिक सभा थी। अगला है 1843 ब्रिटिश
1843 में बंगाल में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में राष्ट्रवादी भावना को जगाने के लिए किया गया। इन सबका जो भी हुआ वो राष्ट्रवादी भावना को जगाने के लिए ही कार्य किया गया था। तो आप 1851 में देखेंगे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया 1851 में। इसमें क्या किया गया, इसमें बंगाल जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी और आपकी लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी, दोनों को मर्ज एक में कर दिया गया और उस जब मर्ज किया गया तो उसका नाम रखा गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कहाँ पे? लंदन में किया। तो लंदन में भी किया, वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया और ब्रिटेन के खिलाफ करने का कि हमारी मांगें पूरी की जाएं, उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए ये विदेशों में भी अपने गठन किया, संगठन अपने बनाए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में एक बनाया गया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में 1866 में दादा भाई नौरोजी के माध्यम से। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की। किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की। कई बार पूछा गया है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1876 में इसकी स्थापना की गई। इसके प्रमुख नेता जो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस थे। अब देख लेते हैं बम्बई की कुछ प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन थी। तो बम्बई की जो प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थी वो बॉम्बे एसोसिएशन 26 अगस्त 1852 को इसकी स्थापना की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया था। सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया। पूना सार्वजनिक सभा का गठन जो किया गया था, सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करता था। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया। इसके प्रमुख नेता जो थे तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग थे। अब देख लेते हैं मद्रास। तो मद्रास में जो मद्रास है, मद्रास महाजन सभा 1884 में इसका क्या किया गया? गठन किया गया। इसके प्रमुख नेता एम वीरा राघवाचारी, बी सुब्रह्मण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू थे। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं आईसीएस जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी, उसकी उम्र 1876 में 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। किस सन में? 1876 में। ऐसा इसलिए किया गया कि उसमें भारतीयों को प्रवेश से रोका जा सके। और पहली बार दिल्ली दरबार का जो आयोजन होता है वो 1877 में होता है। 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पास किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पास किया गया था। क्यों किया गया था? पत्रिकाओं जो समाचार पत्र थे, राष्ट्रवादी थे, उनका दमन करने के लिए पास किया गया था। ठीक, फिर शस्त्र अधिनियम पास किया गया था 1878 में, ये भी उसी से संबंधित था। इल्बर्ट बिल विवाद जो है आपका 1883 में पास किया गया। लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पर क्यों पास किया गया कि कोई भी भारतीय जो न्यायाधीश होते थे वो यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे, इसीलिए पास किया गया था। तो ये प्रमुख थे। अब उसके बाद हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उदारवादी चरण के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है इसमें भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस। तो कांग्रेस की स्थापना के संबंध में अगर बात करें तो 1883 में सबसे पहले ह्यूम द्वारा अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन किया गया था। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई, जो बाद में 1885 में बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया था। कब किया गया था? 28 दिसंबर को 1885 को कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया। इसमें मुख्य भूमिका किसने अदा की थी? ह्यूम ने अदा की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस। ये क्या थे? कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद थे, मतलब कांग्रेस को बनाने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी अपनी। अगर बात करें कि जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी जिसको हम जानते हैं। ये 3 बार अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी आपके कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया था। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, अगर पूछा जाएगा तो आप लोग ध्यान दिए रहिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन को लघु पैमाने और मंद गति से आगे धीरे धीरे बढ़ाना।
लेकिन एक और मैंने कल बताया था कि सुरक्षा वाल्व की परिकल्पना इसमें दी गई थी, किसके लिए, कि जिससे जो भारत के अंदर, भारत के जनता के अंदर एक क्रांतिकारी ज्वाला पनप रही थी, किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। तो पुनः 1857 की क्रांतिकारी की तरह कोई रूप न ले क्रांति की तरह, तो इसीलिए उसको दबाने के लिए भी एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता थी, जिसके रूप में कांग्रेस का गठन किया जाता है। अब आगे देखते हैं नरम दलीय कांग्रेस या कांग्रेस का प्रथम चरण जो था 1885 से 1905 के मध्य नरम दल का इस पर वर्चस्व था, कांग्रेस पर नरम दल का वर्चस्व था। इनके प्रमुख नेता कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे जो नरम दल के नेता थे। कई बार पूछा जाता है कि नरम दल के नेता कौन थे, गरम दल के कौन थे, तो ये पूछा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, रास बिहारी घोष, RC दत्त, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये प्रमुख नेता थे नरम दल के। इनका क्या था, इनका कार्य क्या थे? जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे, इनके उपागम मतलब कार्य क्या थे प्रमुख, कैसे ये स्वतंत्रता की तरफ बढ़े आगे धीरे धीरे। तो ये क्या करते थे, संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन एवं सभाएं करना, मतलब डरे रहते थे कि संवैधानिक दायरे में ही रहकर सब कुछ करेंगे, उसके ब्रिटिश के खिलाफ नहीं जाएंगे। भारत के पक्ष में जनमत का निर्माण करना धीरे धीरे, इंग्लैंड में भारतीय पक्ष के प्रति समर्थन बढ़ाना, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा मतलब दिलाना, तो यही इनका कार्य था। तो भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा दिलाना, तो जब इस तरह से करेंगे तो इनसे ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए थे, इनका संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। तो ब्रिटेन में भारत के राजनीतिक संबंधों को बनाए रखना, क्योंकि वह समय ब्रिटिश को प्रत्यक्ष चुनौती देने हेतु उपयुक्त नहीं था, ये इनकी सोच थी। फिर आता है उदारवादी राष्ट्रवादियों का योगदान क्या था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की इन्होंने आलोचना की थी। निकास सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। मतलब कि निकास सिद्धांत जो दिया था इन्होंने, कि कहा था कि भारत का जो धन है धीरे धीरे किसी न किसी रूप में वो ब्रिटेन विदेशों में चला जा रहा है, जिसके कारण भारत धीरे धीरे निर्धन बनता चला जा रहा है। और उसमें भी RC दत्त, दिनसा वाचा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी इसको उल्लेख करने में। भारतीय उद्योगों को बढ़ावा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, मतलब इन्होंने कहा कि भारतीय जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग करने पर बल दिया जाए, ये इनका कार्य था। भू राजस्व में कमी करना, इन्होंने मांग की कि भू राजस्व में कमी की जाए, नमक कर कानून जो है उसका उन्मूलन, उसको हटा दिया जाए, नमक पर कर न लगाया जाए। फिर व्यवस्थापिका से संबंधित संवैधानिक सुधार, तो व्यवस्थापिका से संबंधित संवैधानिक सुधार किया जाए कि उसमें भारतीयों को सम्मिलित किया जाए कानून बनाने में। तो इसीलिए एक नारा दिया गया, बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं। ठीक, सामान्य प्रशासनिक सुधारों हेतु अभियान चलाया जाना, सरकारी सेवाओं में भारतीयकरण की मांग की गई, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथक्करण की मांग की गई जिससे न्यायपालिका स्वतंत्र रह सके, आक्रामक विदेशी नीति की इन्होंने आलोचना की थी। भारतीयों के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना इनका कार्य था। फिर है प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यों का मूल्यांकन। जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे उनके कार्यों का मूल्यांकन देख लेते थे। कांग्रेस शिक्षित मध्य वर्ग अथवा भारतीय उद्योगपति का प्रतिनिधित्व करती थी। जो कांग्रेस थी वो शिक्षित मध्य वर्ग अथवा भारतीय उद्योगपतियों का प्रतिनिधित्व करती थी, ऐसा कहा गया। इन्होंने अनुनय विनय की नीति अपनाई थी अंग्रेज़ों के प्रति, बस केवल क्या करते थे, हाथ जोड़कर अनुनय विनय की नीति करते थे, बाकी कुछ नहीं करते थे, उनके खिलाफ उठ नहीं खड़े होते थे। उदारवादी काल में व्यापक जन समर्थन का अभाव था, इसीलिए जन समर्थन का अभाव था कि उनसे जो यंग लोग थे वो नहीं जुड़ पाए, केवल वही बुजुर्गा वर्ग जो बुजुर्ग लोग थे वही जुड़ पाए, बाकी नहीं जुड़ पाए। ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस के लिए रुख कुछ समय तक सहयोगात्मक रहा, मतलब जब तक कांग्रेस नरम रही, नरम दल के लोग थे, तब तक उनका रुख उनके लिए सहयोग के रूप में था। इसलिए सहयोग के रूप में था कि ये लोग जब रहेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो क्रांतिकारी आंदोलन होंगे, इसलिए वो सहयोग कर रहे थे उनका। लेकिन बाद में जब देखते हैं कि उग्रवादी चरण आता है तो उसको दबाने का, उसको नष्ट करने का भरपूर्वक कोशिश करते हैं। राष्ट्रद्रोही संस्था, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही संस्था कहा था। तो अब पूछा जाता है कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही संस्था किसने कहा था, तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था।
अब हम देखेंगे उग्र राष्ट्रवाद का युग। तो उग्र राष्ट्रवाद के युग का उदय कैसे होता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब देखेंगे उग्र राष्ट्रवाद के बारे में, जिसका उदय होता है 1905 में और 1909 तक लगभग ये चलता है उग्र राष्ट्रवाद का उदय। तो इसके पहले देखेंगे उग्र राष्ट्रवाद की उदय की जो शुरुआत हुई थी वो 1890 में ही हो चुकी थी, लेकिन उसका जो पूर्ण स्वरूप धारण किया परिपक्व अवस्था में 1905 में जाके पूर्ण अवस्था में अपने प्राप्त होती है। तो उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, प्रमुख कारण पूछा जा सकता है। तो जब उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या है कि अंग्रेज राज्य जो थे, अंग्रेज जो थे उनके सही स्वरूप की पहचान हो गई थी। वो लोग जान गए थे कि अंग्रेज लोग जो हैं वो केवल भारतीयों का शोषण करना चाहते थे और भारतीयों को निर्धन बनाना चाहते थे, अपने देश को समृद्ध बनाना चाहते थे। उनका अगर एक कार्य होता कि हाँ हम इसका विकास करेंगे, तो पहले के लोग जो थे आप देखेंगे मुग़ल काल में तो जो थे वो भारत का विकास करना चाहते थे। जो आए लूट के चले गए उनकी बात जाने दीजिए, लेकिन जो मुग़ल काल में थे, मुग़लकालीन बादशाह जो थे, उन्होंने भारत का अहित नहीं सोचा। वो बाहर अपने धन को नहीं भेजे, लेकिन ये क्या कर रहे थे, ये अंदर अंदर भारत को खोखला बना रहे थे। 1896 से 1900 के मध्य पड़े अकाल के कारण 90 लाख लोग मारे गए। तो अगर 90 लाख लोग मारे गए तो सोच लीजिए कितना उनके मन में अशांति होगी, कितना वो लोग तड़पे होंगे। तो इसीलिए उनके खिलाफ एकजुट होने की कोशिश हुई, इसी कारण उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ब्रिटिश का स्वरूप था शोषणात्मक था। आर्थिक प्रगति के स्थान पर उपलब्ध संसाधनों का शोषण किया जा रहा था, मतलब आर्थिक प्रगति नहीं की जा रही थी, उनके जो उपलब्ध संसाधन थे उनका भी शोषण हो रहा था, उनको अपने देश भेज रहे थे। 1897 में पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर दिया गया, मतलब दूसरे देश भेज दिया गया। 1898 में CRPC 124A के दमनकारी कानून बनाया गया। तो इससे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको ऐड किया गया कानून को, जिससे और ज़्यादा उनका शोषण किया जा सके। आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि हुई उनकी। शिक्षा में विकास का प्रभाव, तो अगर शिक्षा जब होगी तो विकास का प्रभाव तो जना ही देगा। भारतीयों में जागृति आई तथा बेरोजगारी बढ़ी, जिम्मेदार अंग्रेज़ों को ठहराया गया। तो जब भारत के लोग जागरूक हुए और उनमें जब वो पढ़े लिखे शिक्षित हुए तो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई। और उसके पहले भी जब शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तब भी बेरोजगारी की दर ज़्यादा थी, क्योंकि जब चौपट हो रहे हैं उद्योग धंधे तो कहाँ जाएंगे बेचारे। तो उसी तरह जब बेरोजगारी बढ़ी तो उन लोगों ने जिम्मेदार किसको ठहराया, अंग्रेज़ों को ठहराया, और उसी तरह उनके खिलाफ गुस्सा फूटा। जैसे अभी लोगों का डेली देखिए कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो लोगों का सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है कि कोई नौकरी नहीं दे रही है, इसी के कारण। तो जब नौकरी नहीं मिलेगी तो गुस्सा न कहीं तो फूटेगा ही। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव हुआ। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं क्या क्या घटी कि तत्कालीन विभिन्न घटनाओं में यूरोपीय जो था उसकी अजेयता, मतलब कि कभी न पराजय होने का मिथक को तोड़ दिया गया। जापान का आर्थिक शक्ति के रूप में उदय होना, जापान जो है आर्थिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। इथोपिया की इटली पर विजय हुई। ब्रिटेन की सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने वाला बोअर का युद्ध 1899 से 1902 के मध्य दूसरा बोअर का युद्ध था। इसमें क्या हुआ था कि वहाँ पर अफ्रीका में आप ट्रांसवाल क्षेत्र देखेंगे, वहाँ पे युद्ध हुआ था। बोअर लोग थे, तो बोअर लोग एक तरफ से अंग्रेजी सेना के खिलाफ उठ खड़े हुए। ये लोग वहाँ पे कब्जा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो उठ खड़े हुए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वो लोग छापा मार युद्ध की नीति अपनाए और अंग्रेज की सेनाओं को लगभग 20 से 22 हज़ार लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इतने लोग जब मर गए और पड़ी लाशें सड़ने लगी, सड़ने के कारण बीमारियां फैली, तो उसमें अंग्रेज़ों के सैनिकों की और संख्या में मृत्यु होने लगी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने 3 से 4 लाख लगभग सैनिक भेजे, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद भी उनको हार का सामना करना पड़ा और वहाँ को उसने छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें जो थी वो ब्रिटेन की जो पराजय की नीति थी उसको तोड़ दिया। जापान का रूस पर विजय, मतलब जापान एक छोटा देश और रूस जैसे बड़े देश पर जब विजय प्राप्त करता है, 1905 में विजय प्राप्त की, तो उससे भी ये लगा कि हाँ छोटा सा देश बड़े से देश को भी पराजित कर सकता है। विश्व के अनेक देशों के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन का इन्होंने देखा और इसी के कारण इन लोगों के मध्य उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, उदारवादियों की उपलब्धि से असंतोष,
जो उदारवादी लोग थे उनकी उपलब्धियों से इन लोगों के मन में असंतोष था कि कुछ नहीं कर पाए। जुझारू राष्ट्रवादी विचारधाराएं एक प्रशिक्षित नेतृत्व के जब होना तभी ये संभव हो सका। अगर प्रशिक्षित नेतृत्व होगा तभी लोग आगे बढ़ेंगे। उग्रवादियों का सिद्धांत क्या था? उग्रवादियों का सिद्धांत था कि ब्रिटिश शासन से घृणा करना, जन समूह की शक्ति एवं ऊर्जा में विश्वास था उनको कि हमारी एकता में ही शक्ति है। स्वराज इनका मुख्य लक्ष्य था। ये नहीं कि हम ब्रिटेन के अधीन में रहेंगे, बस ब्रिटेन केवल क्या करे, केवल विकास के कार्य करे। तो जो उदारवादियों की सोच थी उनसे अलग थी। इनका मुख्य लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना। प्रेस तथा विकास के पक्षधर थे। प्रेस तथा शिक्षा में ये विकास के पक्षधर थे। भारतीय संस्कृति मूल्यों में इनको विश्वास था। जो भारत की संस्कृति थी उनमें इनको विश्वास था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, तो आपके सिलेबस में देखेंगे कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन दिया गया है। तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन सॉल्व करने लेने से आपको तैयारी हो जाएगी। आप लोग पहले थ्योरी अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। फिर इस स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन क्या था? बंगाल का विभाजन किया गया, जो लोगों को मंजूर नहीं था। बंगाल का विभाजन मतलब लोगों का विभाजन किया गया, इसलिए ऐसा उन लोगों को मंजूर नहीं था। 1903 में दिसंबर सरकार ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। औपचारिक रूप से नहीं की थी, वैसे ही कहा गया था, लेकिन उदारवादियों द्वारा बंगाल के विभाजन का विरोध किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन की औपचारिक रूप से घोषणा की जाती है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके विरुद्ध हुई थी? बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुई थी। 7 अगस्त 1905 को हुई थी। 16 अक्टूबर 1905 को विधिवत रूप से बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी गई और इसी दिन शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, शोक दिवस या काला दिवस जो भी कहिए, मनाया जाता है। कांग्रेस की स्थिति 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। नरमपंथी आंदोलन को बंगाल के बाहर चलाए जाने के पक्ष में नहीं थे। जो नरमपंथी थे वो बंगाल के बाहर नहीं आंदोलन चलाए जाने के पक्ष में थे, जबकि जो गरम दल के लोग थे वो बंगाल के बाहर भी चलाए जाने के पक्ष में थे। 1906 कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1907 कांग्रेस विभाजन हो गया सूरत अधिवेशन में। इसकी रासबिहारी घोष ने की थी। तो कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में होता है। 1907 में रासबिहारी घोष उस समय अध्यक्ष रहते थे। उनमें क्या हुआ कि जब मन मुताबिक बात दोनों कोई बनी नहीं तो एक दूसरे में से अलग हो जाते हैं और उनमें विभाजन हो जाता है। लॉर्ड कर्जन उस समय आपका गवर्नर था, वायसराय था, जिसके समय विभाजित हुआ था, बंगाल का विभाजन किया गया था। उग्र नेतृत्व के अंतर्गत आंदोलन, उग्रवादियों का कार्यक्रम क्या था? संघर्ष का नया स्वरूप। इन्होंने संघर्ष का नया स्वरूप अपनाया। उसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, जनसभाएं एवं विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, स्वयंसेवी संगठनों एवं समितियों का इन्होंने गठन किया। अश्विन कुमार ने स्वदेश बांधो समिति का गठन किया। तमिलनाडु में स्वदेशी संगम B.O. चिदम्बरम सुब्रह्मण्यम शिवा ने उसकी स्थापना की थी। परंपरा एवं लोकप्रिय उत्सवों को, जो परंपरा उत्सव थे, लोकप्रिय उत्सव थे, उनको जुझार राष्ट्रवादियों की भावनाओं के प्रसार में उपयोग किया गया। जैसे आप देखेंगे, जैसे गणपति एवं शिवाजी उत्सव था तो बाल गंगाधर तिलक ने उसका भरपूर प्रयोग किया। किसके लिए? उनका गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को शुरुआत की और उसमें इन्होंने क्या किया कि लोगों की भावनाओं को, जुझारूपन को इन्होंने जगाया कि वो भारत के लिए एक हों। आत्मविश्वास इन लोगों के अंदर था। स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम इन्होंने चलाया। कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। स्वदेशी देशज उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। जो देसी उद्योग थे उनको प्रोत्साहित किया गया स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से। स्वदेशी आंदोलन का मतलब है कि जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका पूरी तरह से बहिष्कार करना तथा स्वदेश की वस्तुओं को अपनाना। सांस्कृतिक जगत का प्रभाव, सांस्कृतिक जगत का प्रभाव क्या पड़ा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला, जो बांग्लादेश का है गीत, उसकी रचना की। सुब्रह्मण्यम भारती ने सुदेश गीतम की रचना की। जन सहभागिता का दायरा बढ़ा। विद्यार्थी, महिलाएं, मुस्लिम सभी इसमें भाग लिए। बंगाल विभाजन का लोप, जब बंगाल विभाजन को सरकार द्वारा लोप कर दिया जाता है तो समस्या ही सॉल्व हो जाती है।
ख़त्म हो जाता है। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इससे मुसलमानों को गहरा आघात लगा। राजधानी को कलकत्ता से बदलकर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। सारी समस्या का समाधान हो जाता है। फिर स्वदेशी आंदोलन का हम मूल्यांकन देख लेते हैं, क्या इसने कुछ हासिल किया या नहीं किया। तो स्वदेशी आंदोलन की असफलता के कारण क्या थे कि कठोर दमन का रास्ता अपनाया। अंग्रेजों ने कठोर दमन का रास्ता अपनाया पूरी तरीके से। प्रभावी संगठन का अभाव एवं अनुशासनात्मक दिशाहीनता के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि सभी नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन क्या हुआ, नेतृत्वहीन हो गया। जब नेतृत्वहीन हो जाएगा तो जो लोग मन पाएंगे कहीं पे दंगा करेंगे, कहीं पे फसाद करेंगे, नहीं तो एक नेतृत्व में अगर रहे तो आंदोलन जल्दी हिंसा की तरफ नहीं जाता है। राष्ट्रवादी नेताओं का आपस में कलह होने लगा। संकुचित एवं सामाजिक जनाधार हो गया। ठीक, तो इसी के कारण ये असफल हो जाता है। तो आंदोलन की मुख्य उपलब्धियां क्या थे, पूरी तरह से थोड़ी असफल होता है कोई आंदोलन। व्यापक सामाजिक प्रभाव पड़ा इसका। देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का तीव्र प्रसार हुआ। उदारवादियों की कार्य पद्धति ने उग्रवादी तरीकों को बल प्रदान किया। छवि कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी की बन गई, जिससे क्या हुआ, मुस्लिम आंदोलन से दूर हो गए। तो इसमें जब हिंदू राष्ट्रवादी की कट्टर छवि उत्पन्न हुई तो मुसलमान जो है इस आंदोलन से धीरे धीरे दूर होते चले गए, कांग्रेस से भी दूर हो गए। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में होता है। इसका प्रमुख कारण था बंगाल तक स्वदेशी आंदोलन सीमित रखना चाहते थे कौन, उदारवादी, लेकिन वो लोग चाहते थे कि बंगाल से भी बाहर हो, इसीलिए अलगाव हो जाता। केवल विदेशी कपड़ों एवं शराब का बहिष्कार करना चाहते थे, लेकिन जो उग्रवादी लोग थे वो सभी चीज़ों का बहिष्कार करना चाहते थे, चाहे वो कानून व्यवस्था, चाहे सब चीज़ें जितने भी ब्रिटिश से संबंधित थी सबका बहिष्कार करना चाहते थे उग्रवादी लोग। उग्रवादी, अब देखते हैं उग्रवादी चरण में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पूरे देश में चलाने के पक्ष में थे। सभी विदेशी चीज़ों का वो बहिष्कार चाहते थे। स्वदेशी आंदोलन के दमन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास। फौजदारी कानून संशोधित किया गया। अधिनियम 1908, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, विध्वंसक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 पास करके उग्रवादियों को एकदम समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण। तो ये तो समाप्त हो जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति के बाद ये शुरू होता है क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण, जो शुरू होता है 1907 से 17 के मध्य होता है। क्रांतिकारियों ने निर्णय किया कि हिंसक गतिविधियां शुरू की जाएं। क्या किया कि जब भाई सब गिरफ्तार हो गए तो अब कोई नेतृत्व नहीं रह गया, तो लोग सोचे कि हिंसक गतिविधियां शुरू की जाए। क्रांतिकारियों ने रूसी निहिलिस्टों एवं आयरलैंड के क्रांतिकारियों से प्रेरणा ली थी। किससे? रूसी निहिलिस्ट और आयरलैंड के क्रांतिकारी से प्रेरणा ली थी। क्रांतिकारी गतिविधियों का अवलोकन। अब देखते हैं कि बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियाँ कैसी थी। क्रांति की शुरुआत भद्रलोक समाज द्वारा की गई थी। प्रथम गुप्त संगठन 1902 में स्थापना की गई। उन अनुशीलन समिति की भी स्थापना की गई। केवल शारीरिक एवं नैतिक प्रशिक्षण देना था। ठीक, युगांतर साप्ताहिक पत्र जो था बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र दत्त ने की थी, और 1908 में क्या समाप्त भी हो गया था अनुशीलन समिति जो थी। युगांतर की स्थापना आप देख लिए। उसके बाद है 1908 में यहाँ पे मिदनापुर में आपके ज्ञानवेंद्र नाथ बसु कलकत्ता मित्र थे, अनुशीलन समिति से प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक, उसके बाद 1908 में मुजफ्फरपुर न्यायाधीश किंग्सफोर्ड हत्या करने का सफल प्रयास किया गया। 1908 में खुदीराम एवं प्रफुल्ल चाकी को फांसी दे दी जाती है। इसमें क्या रहता है कि किंग्सफोर्ड पर हत्या के आरोप में प्रयास किया जाता है, बम फेंका जाता है, लेकिन जो भारत के आंदोलन के समर्थन में थी उनकी ही हत्या हो जाती है, उनकी पत्नी और बेटी की। तो इससे बहुत ज़्यादा आघात लगता है। मणिकटोला उद्यान कलकत्ता में अवैध हथियार रखने के कारण 2 घोष बंधु अरविंद तथा वारिंद्र घोष, इन पर अलीपुर षड्यंत्र कांड का केस चलाया जाता था। अलीपुर षड्यंत्र का केस किसके ऊपर चलाया जाता है? अरविंद तथा वारिंद्र घोष के ऊपर। बंगाल में संध्या तथा युगांतर पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। अब महाराष्ट्र में देखते हैं। 1918 विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ महाराष्ट्र में हुआ। 1879 में रामोसी कृषक दल वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा 1879 में रामोसी कृषक दल की स्थापना की गई थी। 1890 में तिलक ने शिवाजी त्यौहार एवं गणपति त्यौहार का आयोजन किया था।
स्वराज की प्रति आस्था थी युवाओं के बीच, वो लोकप्रिय थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। 1879 में पूना में प्लेग समिति के प्रथम श्री रैंड एवं लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या कर दी जाती है। तिलक के 2 शिष्य दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है इसके हत्या के उसमें। 1899 में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर गुप्त सभा मित्र मेला की स्थापना की। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना का मित्र मेला का विलय भी इसी में कर दिया गया 1904 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत की विनायक दामोदर सावरकर या बीडी सावरकर ने की थी। पंजाब में देख लेते हैं क्या गतिविधियाँ थीं क्रांतिकारी की। लाला लाजपत राय एवं भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह पंजाब में क्रांतिकारी उदय में योगदान किए। तो लाला लाजपत राय एवं भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने इसमें उदय में योगदान किया। अजीत सिंह अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन क्रांतिकारी समिति का गठन किया तथा भारत माता पत्र का प्रकाशन किया। किसने? अजीत सिंह ने। फिर दिल्ली में देखते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका जाता है, जिसमें रासबिहारी तथा सचिंद्र सन्याल को मुख्य आरोपी माना जाता है। क्रांतिकारी की विदेशों में गतिविधियाँ। तो क्रांतिकारी जो थे उनकी विदेशों में क्या गतिविधि थी उसके बारे में जानते हैं। तो जो क्रांतिकारी थे उनकी जो गतिविधियाँ थी, जो उन्होंने कोई समिति बनाई, कोई संगठन बनाया, तो केवल विदेशों में कि अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एकजुट हो, एकता हो और जिससे ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में अंत हो, इसी के उद्देश्य से की गई थी। तो इंग्लैंड में देख लेते हैं कौन कौन से संगठन बनाए गए थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा, बीडी सावरकर, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल। 1905 में भारत स्वशासन समिति की स्थापना की गई, इंडिया हाउस जिसके नाम से जानते हैं। समाचार पत्र सोशियोलॉजिक का प्रकाशन किया गया। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक की छापी गई, 1857 स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक। फिर मैजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया गया। 3 मार्च 1910 को नासिक षड्यंत्र केस में सावरकर को काला पानी की सज़ा सुना दी जाती है। वो उसके बाद उससे संन्यास ले लेते हैं। फ्रांस में देखते हैं SR राणा, श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा। पेरिस में श्याम जी कृष्ण वर्मा 1906 में वंदे मातरम समाचार पत्र को क्या किया? प्रकाशित किया। अमेरिका और कनाडा में गतिविधि की क्रांतिकारियों की देख लेते हैं। इसमें 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की और उसका मुख्यालय भी सैन फ्रांसिस्को में था। बाबा गुरुदत्ता सिंह, एक जापानी जलपोत्र कामागाटरू, सिंगापुर से वैंकूवर जा रहा था। कनाडा के बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई। 1915 फिर इसके जब वहाँ पर अनुमति नहीं दी गई, पुनः इसको कलकत्ता लाया गया और वहाँ पर इन लोगों से झड़प हुई, कुछ लोग मारे गए, कुछ लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है। 1915 में भारत रक्षा अधिनियम आया, गिरफ्तारियां और दमन का कार्यक्रम चालू कर दिया गया। यूरोप बीरेन चट्टोपाध्याय। यूरोप में कौन कौन थे? बीरेन चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र दत्त, लाला हरदयाल व अन्य। 1915 में जर्मन विदेशी मंत्रालय के सहयोग से जिम्मेरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना इन्होंने की थी। तो एक कुछ थे जो विदेशों में स्थापित थे। अब देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ उसमें राष्ट्रवादियों का क्या उसके रूप में उत्तर उन्होंने दिया, उसके बारे में देखेंगे। तो होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई प्रतिक्रिया स्वरूप जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके पश्चात जो उत्पन्न हुई प्रतिक्रिया के स्वरूप होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या था? उग्र नए राजनीति के एक नए रूप की शुरुआत, स्वशासन की अवधारणा से भारतीयों को परिचित कराना। ठीक है, तो नए राजनीति के नए रूप की शुरुआत की गई, स्वशासन की अवधारणा को भारतीयों को परिचित कराना था। आंदोलन प्रारंभ होने के उत्तरदायी कारक क्या थे? होम रूल आंदोलन जो हुए उसके कारक क्या थे? इसमें एक कारण था कि ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना। तो भारतीयों का ध्यान आकर्षित हो इसलिए सरकार पर दबाव बनाया गया। पार्लियामेंट्री सुधारों से लोगों का मोह भंग हो गया था। युद्ध के बाद भारतीयों पर आर्थिक बोझ, जिससे किसी भी आंदोलन से भाग लेने के लिए तत्पर थे, तो आर्थिक बोझ इसलिए डाल दिया गया कि युद्ध में जब होगा तो उससे क्या होगा कि उन पर खर्च बढ़ा दिया जाएगा, टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। तो इससे वो लोग भी
दब गए कर के नीचे, इसीलिए वो भाग लेने के लिए किसी भी आंदोलन में तैयार हो गए। तिलक एनी बेसेंट के तत्कालीन परिस्थितियों में योग्य नेतृत्व, उस समय तिलक और एनी बेसेंट ने कुशल नेतृत्व प्रदान किया था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की साम्राज्यवादी मंशा उजागर होना। तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल की स्थापना 6 शाखा बनाया, जिसमें पूना मुख्यालय पूना को बनाया गया और इसका पहला जो सम्मेलन किया गया वो बेलगाम में किया गया। सितंबर 2016 में एनी बेसेंट ने 200 शाखाओं की स्थापना की, किसकी, होम रूल की। उसके बाद में नरमपंथी नेता भी इससे जुड़े, लेकिन क्या होता है कि इनको उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, बाद में इनको सम्मिलित किया जाता है। 1893 में आयरलैंड की थियोसोफिस्ट महिला एनी बेसेंट भारत आई। तो जो एनी बेसेंट थी वो 1893 में भारत आई थी। 1915 में इन्होंने इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन किया था। तो इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक जो पत्र था इन्हीं का था, उसका इन्होंने क्या किया था, प्रकाशन किया था। अब आंदोलन की प्रमुख गतिविधियां देख लेते हैं। आंदोलन की प्रमुख विधियां क्या थी? तो जनसभाओं का आयोजन, इसमें क्या था आंदोलन की गतिविधियां? जनसभाओं का आयोजन करना, परिचर्चा आयोजित करना, पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्षों की स्थापना करना और समाचार, पोस्टर कार्ड, नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करना इनका कार्य था। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। आंदोलन के प्रति सरकार का क्या रुख था? आंदोलन के प्रति सरकार का रुख, उसने क्या किया, दमनात्मक कार्यवाही की, राजनीतिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिए, तिलक एवं एनी बेसेंट पर मुकदमा चलाया गया, राजनीतिक गिरफ्तारियां की गई। अब उपलब्धियां क्या थी? उपलब्धियां इससे ये थी कि जब उस समय स्वदेशी आंदोलन के बाद जब सब नेता गिरफ्तार कर लिए गए तो उनमें सुसुप्तावस्था आ गई थी, उसको जागृत करने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। वो उसी का परिणाम था कि भारतीयों में चेतना का प्रसार हुआ, देश एवं शहरों के बीच सांगठनिक संपर्क की स्थापना हुई, जुझार राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ी का निर्माण होता है, उग्रवादियों एवं नरमपंथी के मध्य पुनर्एकीकरण होता है, गांधीवाद आदर्शों को प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें इन लोगों को शामिल नहीं किया जाता है, उग्र राष्ट्रवादियों को। लेकिन बाद में जब आपके फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले इसमें रोड़ा बन रहे थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इनको सम्मिलित कर लिया जाता है। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारत प्रशासनिक सुधारों का पक्षधर है, ना कि ब्रिटिश सरकार को हटाए जाने का। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता उसमें रोड़ा बन रहे थे उग्रवादियों के एंट्री में, प्रवेश करने में। उनकी मृत्यु होने के बाद रास्ता साफ हो जाता है, उग्रवादी कांग्रेस में सम्मिलित हो जाते हैं। अब आगे है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें मुस्लिमों की इच्छा थी, उनका ज़रूरत भी थी, इसलिए होता है। 1912-13 में बाल्कान का युद्ध होता है, जिसमें ब्रिटेन ने तुर्की की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो तुर्की से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि वहाँ के तुर्की में मुस्लिम ही लोग थे, तो इसलिए उनको लगाव था। इसी के कारण वो कांग्रेस में सम्मिलित होते हैं। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, जिससे मुस्लिमों में निराशा छाई और वो कांग्रेस में सम्मिलित होना चाहते थे। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना में सहायता न देना, मतलब अंग्रेज़ों ने अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई उसमें बिल्कुल सहायता नहीं दिया गया, इसलिए ये लोग उसमें आए। अल हिलाल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की रचना है अल हिलाल, मोहम्मद अली की कामरेड। सरकार ने इसका दमन किया, इसलिए ये लोग क्या हुए, कांग्रेस में सम्मिलित के लिए अग्रसर हुए, लेकिन मौका मिलते ही क्या हो जाते हैं, बाहर भी हो जाते हैं। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। मुस्लिम लीग के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया। तो ये सब चीज़ें थी। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र का महत्व क्या था? भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्त सरकार की नीति बन गई। तो भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति सरकारी नीति बन गई, यही मॉन्टेग्यू घोषणा का महत्व था। अब आते हैं, देखते हैं गांधी का अभ्युदय या गांधी का उदय। तो गांधी का उदय तो बहुत पहले हो जाता है, जब उनका जन्म होता है तभी, लेकिन आंदोलन के रूप में कब आते हैं उसको देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रवेश के बाद जनाधार तथा लोकप्रियता में भारी वृद्धि होती है, जिससे संपूर्ण जनमानस का आंदोलन बना दिया जाता है उनके द्वारा। तो राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने के कारण क्या थे?
तो युद्धोपरांत उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयाँ, भारतीयों पर क्या किया गया, कर की वृद्धि कर दी गई, उद्योग बर्बाद हो गए, भारतीय उद्योग जो थे, दस्तकार और शिल्पकार ये भी बर्बाद हो गए, कृषक, सैनिक, शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी भरपूर मात्रा में शिक्षित वर्ग के रूप में फैली, कृषक एवं सैनिक भी परेशान थे। युद्ध में सहयोग के बदले राजनीतिक लाभ की अपेक्षा की गई थी। विश्वव्यापी साम्राज्यवाद से राष्ट्रवादियों का मोह भंग होना, रूसी क्रांति का प्रभाव, 7 नवंबर 1917 को रूस की जो क्रांति हुई थी उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा भारत पर। बोल्शेविक दल के समर्थकों ने क्या किया था, जार शासन का अंत कर दिया था। व्लादिमीर इलिच इलानोव लेनिन के नेतृत्व में प्रथम समाजवादी राज्य सोवियत संघ की स्थापना की गई। जनसमूह की एकता में अपार शक्ति होती है, इस बात से भारतीयों को पता चला और उन्होंने वही कार्य किया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो होता है, इसको मैंने भी पहले ही वीडियो में बताया है भारत का संवैधानिक सुधार में। इसमें देखते हैं प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई। द्वैध शासन का मतलब अगर समझे हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो जैसे दिल्ली का शासन है तो प्रशासन का कार्य किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, बाकी शासन का कार्य, अन्य कार्य जो होते हैं वो किया जाता है आपके दिल्ली केंद्र सरकार के द्वारा। दिल्ली पुलिस उसमें महती भूमिका अदा करती है, तो केंद्र सरकार या उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो अभी तो सही है, लेकिन उस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, क्योंकि दोनों के द्वारा ही उतना ही शोषण किया जाता था, तो इसलिए दिक्कत उस समय थी। इस समय तो उतना नहीं है। प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु 2 सूचियाँ, आरक्षित पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर को था, स्थानांतरित पर व्यवस्थापिका के मंत्री को था। मताधिकार तथा शक्तियों में वृद्धि की गई, महिला के मत को देने का अधिकार को बढ़ा दिया गया, महिला के मत देने का अधिकार हो गया। किसके माध्यम से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से। गवर्नर जनरल में टोटल 8 सदस्य थे, जो उनकी एक समिति थी, उसमें गवर्नर जनरल की परिषद में 8 सदस्य थे, जिसमें 3 भारतीय भी थे। केंद्रीय व्यवस्थापिका, निम्न सदन, राज्य परिषद, उच्च सदन थे। उसमें दोष क्या थे, द्वैध शासन व्यवस्था जटिल एवं अतार्किक थी, केंद्रीय कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, सीमित मताधिकार इसमें था, सभी लोगों को मताधिकार नहीं दिया गया था। अब देखते हैं गांधी जी का उदय। तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में काठियावाड़ में इनके दीवान के इनके पिता थे, वहाँ पे इनका जन्म होता है। गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत भारतीयों के 3 वर्ग को इन्होंने संगठित करने का प्रयास किया। दक्षिण भारत से आए मजदूर जो 1890 के पश्चात गन्ना खेत में काम करने आए थे, भारत से आए मेमन मुसलमान जो मजदूरों के साथ दक्षिण अफ्रीका में आए थे, भारत से आए वह मजदूर जो अनुबंध समाप्त होने के पश्चात वहीं बस गए थे। तो ये 3 तरीके से भारतीय लोग वहाँ पर थे, इनको एकीकृत करने का प्रयास किया था उन्होंने। संघर्ष का उदारवादी चरण, एक गांधी जी के बारे में बता रहे हैं अफ्रीका वाले समय में। तो 1894 से 1906 के मध्य उदारवादी चरण रहता है। दक्षिण अफ्रीका सरकार से कोई याचिका एवं प्रार्थना पत्र सौंपे। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की इन्होंने। इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन किया। कहाँ पर प्रकाशन किया, वहीं पर, तो गांधी जी ने ही किया था। अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का काल, तो अब 1906 से 1914 में क्या था, अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का काल। पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह, तो 1906 में। तो पंजीकरण प्रमाण पत्र क्या होता था कि अपने अंगूठे के निशान वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को हमेशा अपने पास रखना पड़ता था भारतीयों को। अगर पास नहीं है तो दिक्कत का सामना करना पड़ता था। जैसे भी आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को अभी अनिवार्य कर दिया जाएगा, अपने हमेशा पास रखिए, तो उसी तरह से उस समय में था, तो इससे भारी कठिनाई होती थी। प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगाने का इन्होंने विरोध किया। पोल टैक्स 3 पाउंड तथा भारतीय विवाह को अप्रमाणित करने के विरुद्ध अभियान, मतलब वह शादियाँ जो किसके, अंग्रेज़ों के रीति रिवाजों से नहीं हुई हैं, ईसाई के मत के रीति रिवाजों से नहीं हुई हैं, वो शादियाँ अवैध घोषित कर दी गई। तो ऐसा करने से और ज़्यादा आंदोलन प्रभावित हुआ। टॉलस्टॉय फर्म की गांधी जी ने स्थापना की थी। गांधी जी को आंदोलन के लिए जनता की शक्ति का अनुभव हुआ। उन्होंने एक विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व के नए अंदाज और संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने का वहां पर अवसर मिला। गांधी जी की भारत में वापसी, जनवरी 1915 में भारत गांधी जी वापस लौटे, तो प्रवासी भारतीय दिवस उसी दिन मनाया जाता है जब गांधी जी लौटे थे, जनवरी में। होम रूल आंदोलन के खिलाफ मुसीबत के अवसर को रूप में
इसमें जो होम रूल आंदोलन है उसके खिलाफ गांधी जी थे। होम रूल आंदोलन के खिलाफ इसलिए थे कि मुसीबत को अवसर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मुसीबत जो होती है उसको अवसर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसीलिए होम रूल के खिलाफ थे। चंपारण सत्याग्रह 15 अप्रैल 1917 को प्रथम सविनय अवज्ञा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 15 अप्रैल 1917 को। क्या हुआ था इसमें कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती या तिनकठिया पद्धति, जिसे नाम से जानते हैं 3/20वें हिस्से पर या तिनकठिया पद्धति, जिसमें क्या था कि किसानों को ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी और उसमें भारी शोषण उनका किया जाता था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया था। अवैध वसूली का 25% हिस्सा वापसी को तैयार बागान मालिक। तो जो बागान मालिक थे, जो अवैध वसूली किए थे नील खेती करने वालों से, उसका 25% हिस्सा वापस करने को तैयार हो गए थे, क्योंकि भारी शोषण किया जा रहा था। अगर वो नहीं तैयार होते थे तो उनको लठैतों से मरवाते पिटवाते थे, वही कार्य करते थे। अब देख लेते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी? 1918 में। कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी? 1918 में। प्रथम भूख हड़ताल किसमें की गई थी? अहमदाबाद मिल हड़ताल में। मिल मालिक और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। 35% बोनस की मांग को स्वीकार कर लिया। जब गांधी जी ने भूख हड़ताल की तो 35% बोनस को मांग को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। नहीं, पहले 50% मांग रहे थे तो 35% देते हैं तो मांग को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जानते हैं भागे भूत की लंगोटी सहित वही कार्य करते हैं और स्वीकार कर लिया जाता है। अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने इसमें योगदान दिया था। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918 में हुआ था। प्रथम असहयोग आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918। इसमें क्या हुआ था? 1918 में भीषण दुर्भिक्ष खेड़ा जिले में गुजरात में जो है पड़ा था। कुल उत्पादन का 1/4 से कम उत्पादन तो राजस्व पूरी तरह माफ़ किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगर 1/4 से कम उत्पादन हो रहा है कुल उत्पादन के, तो 1/4 अगर से कम है तो माफ़ कर दिया जाएगा टैक्स, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। लेकिन उनसे क्या हुआ? ऐसा नहीं किया गया, उनसे कर वसूला गया। बाद में 1 वर्ष का माफ़ कर और कम कर दिया गया। बाद में क्या किया गया? जब हड़ताल हुई तो 1 वर्ष का माफ़ कर दिया गया और बाद में कम कर दिया गया। रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया गया, जिसमें सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। 3 वकील उच्च न्यायालय के थे। इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं। बिना वारंट के तलाशी बंदे प्रत्यक्षीकरण अधिकार को रद्द कर दिया गया। मतलब ना कोई अपील ना दलील, कुछ नहीं, सीधे आपको गिरफ्तार करके डाल दिया जाएगा, चाहे जब तक आप पड़े रहो। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रथम जल आंदोलन हुआ। फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन हुआ। 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह प्रारंभ, लेकिन समय से पहले हिंसक हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। इसी रॉलेट एक्ट का क्या किया जा रहा था? विरोध किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा था। 10 अप्रैल को हिंसक झड़प हुई थी। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, लेकिन उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा का आयोजन किया गया जलियांवाला बाग में। वहाँ पर बैसाखी का दिन था और वहाँ पर जनरल डायर ने क्या कि एक गोली चला देती है। तो जलियांवाला बाग में गोली जनरल रोजीनाल्ड डायर द्वारा चलवा दी जाती है। उसमें हज़ारों लोगों की मौत होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि उसके उपलक्ष्य में वापस कर दी, जो गोली चलाई गई थी। शंकर राम नागर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह वापस ले लिया जाता है। अब उसी को जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, हंटर आयोग। हंटर आयोग का गठन कब किया जाता है? 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिक ऑर्डर इंक्वायरी कमेटी या हंटर कमीशन का इसको नाम दिया जाता है। डायर की निंदा की गई, उसे पद से हटा दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई होने के पहले क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित कर दिया गया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, जिसे इंडेमनिटी एक्ट को व्हाइट वाशिंग बिल भी कहा गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे इम्पॉर्टेंट थी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में आप लोगों ने इतना देखा। अब इसके बाद हम आगे के वीडियो में आगे की चीज़ें आपको बताएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।